प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोग को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आज हम लोग अभी क्योंकि सीजन वमन का है, वसंत ऋतु का, तो इस पर एक चर्चा करेंगे कि वमन जब हम लोग कर रहे हैं तो वमन प्रोसेस में क्या क्या ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि ना वमन का प्रोसेस तो पंचकर्मा में आप सब लोगों ने पढ़ा ही है। किस तरह से वमन कराया जाता है, संसर्जन क्रम कराया जाता है, मतलब पूर्व कर्म कैसे होता है, प्रधान कर्म, पश्चात कर्म कैसे होता है। लेकिन कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें रहती हैं जो हमें बार बार चर्चा करके उसको और अच्छे से समझ लेना चाहिए। जब भी वमन करते हैं ना, तो जब भी हम वमन करते हैं तो उसमें हमें विश्राम काल जब रहता है, विश्राम काल का मतलब है कि हमने स्नेहन और स्वेदन करा लिया। स्नेहन स्वेदन 7 दिन का हो गया तो एक दिन का हम विश्राम काल देते हैं, एक दिन वमन के एक दिन पहले। तो जो विश्राम काल है ना, तो उसमें बहुत सारे वैद्य लोग जो हैं वह कफकर आहार विहार ऐसे देते हैं, खासकर कफकर आहार देते हैं। जैसे कि मछली खाने को देते हैं, उड़ीद खाने को देते हैं, तिल खाने को देते हैं। तो ये सारी चीजें है ना, मछली जो है, मछली फिश, वह कफकर है, उड़ीद भी कफकर है, तिल भी कफकर है। लेकिन इसमें ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है कि हम ऐसा कफ वाला ना बढ़ा दें। कफ क्यों देना है, कफ का आहार क्यों देना है कि वह उत्क्लेश हो, कफ निकलने के लिए उत्क्लेशित हो, और थोड़ा कफ ज्यादा बढ़े तो अच्छे से वमन हो जाए। जैसे कि कोई जमीन पर, टाइल्स पर कुछ कचरा जमा है, तो हम लोग क्या करते हैं कि उस पर पानी डालते हैं। कुछ चिपका हुआ है बहुत ज्यादा, वो दिन से चिपका हुआ है, तो हम पानी डालते हैं तो क्या होता है, वो निकलना आसान हो जाता है। इसलिए कफकर आहार इसलिए दिया जाता है कि समान चीज बढ़ेगा तो वह कफ को निकालने में थोड़ा आसानी हो जाएगी। तो मछली, उड़ीद और तिल कफकर है, ये ध्यान में रखना है। दूसरा क्या है कि वमन में हमें कफ दोष की थोड़ी वृद्धि करनी पड़ती है जो हम ये आहार दे रहे हैं। और तीसरा है कि मछली तो सब लोग खाते नहीं है, फिश लोग सब लोग खाते नहीं है, तो उड़ीद और तिल यह सर्वश्रेष्ठ रहता है, बहुत उपयुक्त रहता है। तो महाराष्ट्र में क्या होता है कि उड़ीद का वड़ा बनाते हैं, ऐसे पकोड़े टाइप बनाते हैं और तिल खाने को देते हैं। लेकिन इसमें भी बहुत सारे व्यापक होने के चांसेस रहते हैं। कैसे कि विश्राम काल का मैं केवल बोल रहा हूँ, विश्राम काल मतलब 7 दिन स्नेहन स्वेदन हो गया है, एक दिन रेस्ट करने के लिए दिया है, और नेक्स्ट डे हमारा वमन है। उस टाइम पे कुछ लोग क्या करते हैं कि दही वड़ा जो रहता है वो भरपेट खा लिया। शाम को फिर बहुत ज्यादा गैसेस होने लगता है, ढकार बहुत ज्यादा आने लगती है, बहुत ज्यादा अनइजीनेस फीलिंग होने लगता है। तो हमें फिर क्या करना पड़ता है, प्रैक्टिस में मैंने देखा है अपने सर लोग के कि वमन को रद्द करना पड़ता है, कैंसिल करके लंघन देना पड़ता है, फिर उष्णोदक देके फिर से तीसरे दिन फिर वमन देना पड़ता है। तो ऐसा कभी भी हैवी दही वड़ा ये सब चीजें न दे। दही वड़ा देना है तो उसका अग्नि का भी ध्यान रखिए, ठीक है। फिर उसके बाद में वमन अच्छा हो जाता है। फिर कफ कारक आहार हम एक दिन पहले जो देते हैं कि दोपहर का खाने में देते हैं। शाम को हम लोग क्या देते हैं, तो मतलब हम लोग सब्जियां देते हैं, फल भाजी देते हैं, रोटी देते हैं, या जवारी की रोटी देते हैं, या फिर हम मूंग की दाल देते हैं, घी देते हैं। ऐसा जब देते हैं तो इससे क्या होता है कि अच्छे से कफ निकलने में आसानी हो जाती है। हल्का ही खाना खाना देना चाहिए। रात में कफ कारक आहार बिल्कुल नहीं देना है, इतना ज्यादा कफ नहीं बढ़ा देना है कि अजीर्ण निर्माण हो जाए और नेक्स्ट डे हम जब वमन करा रहे हैं तो तकलीफ होने लगे। उसी तरह से दही के बारे में थोड़ा चर्चा करना चाहिए। जब हम वमन करते हैं तो क्या होता है कि एक दिन पहले विश्राम काल जब होता है, एक दिन पहले तो उल्टी होने के एक दिन पहले दही चावल ऐसे खिलाया जाता है, या दही और खिचड़ी, मूंग दाल की खिचड़ी और दही ऐसे खिलाया जाता है। तो दूसरा क्या है कि बहुत सारे लोग ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि दही खाना सही है क्या, क्योंकि दही तो ऐसे बोला है कि दही जो रहता है वो अभिसंधि होता है। लेकिन यहाँ पर देना जरूरी होता है, क्योंकि दही जो होता है अम्ल रस का होता है, अम्ल विपाक का होता है, मतलब पेट में टेस्ट में भी खट्टा रहता है और पेट में भी अम्ल हो जाता है, विपाक भी अम्ल होता है, और उष्ण वीर्यात्मक होता है। लेकिन कभी भी रात को दही नहीं देना है, न नक्तम दधि भुंजित, रात को दही न दे। ऐसा श्रेष्ठ मतलब अगर चिकित्सा करना है, श्रेष्ठ चिकित्सा, तो रात को दही नहीं देना है। दही देना है तो शाम को दही देना है, वमन के एक दिन पहले शाम को दही देना है। दूसरा क्या है कि वसंत ऋतु में तो दही दिन में भी नहीं खाने के लिए मना किया गया है, मतलब नहीं खाना है। ग्रीष्म में भी नहीं बोला है, शरद ऋतु में भी दही नहीं खाना है। दही और खाना अगर है तो दही खाने का नियम है कि मूंग दाल का जो दाल होता है, मूंग दाल का दाल वो, और मिश्री डाल के या गुड़ डाल के दही को खाएं।
वसंत ऋतु में जब वमन के एक दिन पहले लोग क्या करते हैं कि कुछ लोग ना दही खाना बंद कर देते हैं। जैसे कि स्किन के प्रॉब्लम वगैरह रहते हैं ना, तो वैद्य लोग मना करते हैं कि आप दही ना खाएं, क्योंकि उससे अभिसंधि गुण बढ़ेगा, और अगर दही नहीं दिया तो अच्छा से वमन हो जाता है। तो उसमें हम लोग उड़ीद और तिल वगैरह देते हैं कफ बढ़ाने के लिए, लेकिन दही को मना करते हैं जब स्किन का प्रॉब्लम रहता है, क्योंकि दही का प्रयोग जो है वो जब करते हैं तो अभिसंधि गुण बढ़ जाता है, और तो स्किन के प्रॉब्लम में कभी भी दही नहीं देना चाहिए, इसको ध्यान में रखना चाहिए। अगर दही देंगे तो स्किन के प्रॉब्लम वमन के बाद भी ठीक नहीं होंगे। अभी आप लोग का कोई अनुभव है तो बताइए, मैं तो बता ही रहा हूँ, आप लोग का कुछ बोलना है? आप लोग जो पंचकर्मा करने वाले वैद्य हैं, आप लोग का कोई अनुभव है कि दही खाने को दिया तो स्किन का प्रॉब्लम बढ़ गया? अर्चना मैम, आपका कुछ अनुभव है तो बताइए, पंचकर्मा वैद्य लोग बताइए हाँ जी। सर, मैं तो उड़ीद दाल ही बोलती हूँ सर, उड़ीद दाल की खिचड़ी बोलती हूँ, या उड़ीद दाल के मतलब जी, बाकी जो पदार्थ होते हैं वो बोलती हूँ सर। मछली भी नहीं बोलती और दही भी नहीं बोलती सर, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ये हो जाता है उससे, मतलब अभी शब्द हो जाते हैं। हाँ और हाँ। क्या, और कई दही लोगों रात को ना को, सर फिर घर में ही उल्टी हो जाती है, या सुबह मैंने पंचकर्म जो औषधि भवन है उसमें भी देखा था कि वो दही भात सुबह खाने को बोलते थे, और दूध भी पी के आना ऐसे बोलते थे 2-3 ग्लास, तो वो उधर ही वोमिटिंग हो जाता था पेशेंट को। तो वो जी, नहीं करती मैं, सिर्फ मूंग दाल की खिचड़ी बोलती हूँ, वो भी बहुत 7 बजे से पहले लेना है, पहले वमन के पहले दिन। और बाद में कुछ भी नहीं खाना है, क्योंकि पचन भी अच्छा होना चाहिए, नहीं तो वमन में वो पार्टिकल्स भी आ जाते हैं उसमें। तो अच्छे से पचन हो जाए ना तो सिर्फ दोष निकलते, पार्टिकल्स नहीं आते हैं अन्न के। तो बहुत मतलब 7 बजे से पहले खाना है, और बहुत हल्का डाइट लेना है। तो खिचड़ी अच्छी होती है सर, उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं होती है। और वमन के पहले दिन बस्ती दे देते, ताकि वमन के वेग अच्छा आ जाते सर, इसीलिए। थैंक और मेन बात क्या है ना कि मैंने ऐसे अपना प्रैक्टिस में अनुभव किया है कि लोग ना दही बहुत ज्यादा खा लेते हैं, कि वो वैद्य के पास तो हम गए थे, उन्होंने दही चावल खाने को बोला था, तो आपने नहीं बोला तो क्या हुआ, हम दही भात खा के आए। तो फिर उनको बहुत ज्यादा सर्दी जुकाम खांसी ये सब होने लगता है, वमन करने के बाद भी वो मतलब शांत नहीं होता। तो इसलिए दही का जो सेवन है ना, किसको साथ में किसको नहीं साथ में, वो ध्यान में रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं, उन्होंने दही चावल खाया और बहुत ज्यादा उनको सर्दी जुकाम खांसी और श्वास का वेग ये सब बढ़ गया, इसको ध्यान में रखना चाहिए। बाकी कंचन मैम, आपने कभी वमन कराया है? आपका ऐसा अनुभव है कि देखा है कि दही खा लिया तो कोई साइड इफेक्ट हो गया? प्रणाम सर। नहीं सर, वमन का कोई भी अनुभव नहीं, मैंने बस कुंजल क्रिया की है आज तक। वमन नहीं कराया सर, क्लासिकल वमन नहीं कराया मैंने कभी। अच्छा, मेरे पास तो कल है मॉर्निंग में, लेकिन मैं वीडियो बना के भेजूंगा। जी ठीक सर। है, ठीक है। अभी हमने एक और है कि जो यहाँ की दुलिया जगह है, वहां पे एक नाना जोशी करके एक वैद्य थे, बहुत श्रेष्ठ वैद्य थे। उनका देहांत हो गया, उनके अभी बेटे हैं, वो सब लोग चलाते हैं। तो वो लोग क्या करते थे कि वमन के एक दिन पहले बस्ती देते थे। तो उससे क्या होता था, मतलब उनकी परंपरा में सारे वैद्य लोग करते हैं। बस्ती देने का क्या प्रयोजन है कि हम लोग ना जब बोलते हैं कि कोष्टम वायुश्च निग्रहात, मतलब कोष्ठ की वायु को निग्रह करने के लिए और वायु का अनुलोमन करने के लिए बस्ती देना बहुत श्रेष्ठ रहता है। तो इससे क्या होता है ना कि जब हम कोई भी अवस्था वमन का व्यापत ना हो, क्योंकि उल्टी करना बहुत जोर जोर से उल्टी कर रहा जाता है, तो इसमें रिफ्लेक्स आता है बहुत ज्यादा। तो इसका अयोग हो सकता है, मतलब वो कम वेग आ सकते हैं, या अति योग हो सकता है, बहुत ज्यादा प्रेशर आ सकता है, या मिथ्या योग आ सकता है। मिथ्या योग मतलब उल्टी कराने जा रहे हैं और लूज मोशन शुरू हो गया, या उल्टी का पेट में ही दवाई रह गया और पेट दर्द शुरू हो गया, बहुत बेचैनी घबराहट होने लगा, बीपी हाई हो गया। तो ये मिथ्या योग ना हो, ये सारा व्यापक को हमें कंट्रोल करना है। इसलिए वायु का अनुलोमन अगर कर दिया जाए वमन के पहले, तो यह क्या होता है, यह हमें मतलब सेफेस्ट कर देता है कि वैद्य को कोई तकलीफ ना हो। और आप लोग का कोई अनुभव है? कुछ अनुभव है, आप लोगों ने बस्ती दिया है? दूसरा क्या है ना कि हम लोग जब ये स्नेहन स्वेदन वमन ये सब कराते हैं, तो दोषों की शाखा और कोष्ठ गति हमें अपेक्षित रहती है कि शाखा से कोष्ठ में आना चाहिए। लेकिन जब हम लोग ये करते हैं ना कि अच्छे से शाखा से कोष्ठ तक आया नहीं है दोष, तो हमें क्या करना है कि सस्नेह निरूबस्ती देते हैं। तो शाखा से कोष्ठ में आने के लिए अगर आप स्नेहन स्वेदन कर रहे हैं 7 दिन,
उस टाइम पर भी स्नेह युक्त निरूह बस्ती दे दिया तो वो लाने में आसानी करता है, मतलब दोष जो है वह शाखा से कोष्ठ में आने में इजी हो जाता है। तो इसलिए बस्ती का बहुत ज्यादा वो परंपरा में यूज है, और चरक में उल्लेख भी किया गया है। मैं उसका रेफरेंस दूंगा कि हमें बस्ती देना चाहिए, लेकिन हर अवस्था में नहीं, कभी कभी देना चाहिए। लेकिन वहां पे जो नाना जोशी सर के जो स्टूडेंट्स हैं वो लोग हर पेशेंट को, जैसे अस्थमा का वेग आया, एग्जाम्पल से मैं बता रहा हूँ, अस्थमा का वेग आया है तो तमके तो विरेचन बोला है, लेकिन शुद्र श्वास है, ऊर्ध्व श्वास है, महाश्वास है, ये जो असाध्य और याप्य बताए हैं, वहां पर अगर हम उल्टी करा रहे हैं और श्वास का वेग चढ़ गया बहुत ज्यादा, तो हम पेशेंट को कैसे कंट्रोल करेंगे? फिर हार्ट अटैक भी आ सकता है, कॉर्पल्मोनल भी हो सकता है, सीओपीडी भी हो सकता है। तो अगर बस्ती दे दिया तो वायु का अनुलोमन हो जाएगा, और शाखा से कोष्ठ में सारे दोष भी है, अच्छे से वायु भी निकलेगा, अच्छे से दोष भी निकलेंगे। इसलिए वायु वायु को ही कंट्रोल करना सबसे श्रेष्ठ रहता है। तो इसीलिए बस्ती दे दिया हमने तो वो बहुत अच्छा फायदा होता है। उसी तरह से अगर वमन के दिन सम्यक मल प्रवृत्ति नहीं हुआ है तो एक दिन पहले हमने अगर बस्ती दे दिया तो वह अच्छे से पेट साफ कर देता है, पेट साफ कर देता है तो उल्टी कराना बहुत इजी चला जाता है। तो इसीलिए और फिर क्या होता है, बस्ती दे के फिर पेट सुबह साफ करके फिर नेक्स्ट डे जिस दिन वमन कराना है उस दिन स्नेह शोधन कराए, या एक दिन पहले स्नेह शोधन कराए, तो ये बहुत ही अच्छे से रहता है। इसलिए बस्ती कराना ये ज्यादा अच्छा माना जाता है। आप लोग का कोई अनुभव है क्या बस्ती वमन के पहले वमन, ये कुछ अनुभव है तो कृपया शेयर करिए। शशि मैम आप कुछ बताएंगी? आपने सुना भी होगा नाना जोशी सर का वो जो मेथड है। शशि मैम। हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर। हाँ जी सर। हाँ बताइए कुछ। सर मैंने जो खुद का मतलब सेंटर पर मैं प्रॉपर वमन नहीं कराया है। मुझे मतलब लघु वमन वगैरह तो भले करा लिया है, घर में खुद भी किया, लोगों को भी करा दिया है, बट प्रॉपर वमन नहीं कराया, तो इसलिए वैसे वमन के व्यापक नहीं हुए। और जोशी सर से जब पंचकर्मा पढ़ा था तो उसमें यही था कि सिलेक्शन ऑफ पेशेंट बहुत ठीक रहना चाहिए, तब व्यापक वगैरह नहीं है तो यहाँ परेशानियां नहीं होती हैं। और एक दो बार मैंने आपको बोला नहीं था कि मैं अपना वमन करने को सोच रही हूँ, मदन फल वगैरह मैं सब लाई थी, लेकिन मैंने खुद से किया नहीं। मैंने कहा अकेले के, क्योंकि अटेंडेंट वगैरह नहीं रहे तो आप अकेले नहीं रिस्क लेना चाहिए, तो इस वजह से मैंने प्रॉपर वमन अभी मतलब नहीं किया है ना कराया है, तो इसलिए उसमें मैं कुछ खास नहीं बता पाऊंगी सर। ठीक है, अभी आप सबसे मेन चीज सुनिए कि स्नेहपान अगर कम हो गया, स्नेह पेशेंट ने लिया नहीं और झूठ बोला कि हमने पूरा घी खाया, वर्धमान स्नेह मात्रा में नहीं लिया, या सम्यक स्नेहन के लक्षण नहीं आए, तो हमारे ग्रंथों में बोला है कि स्निग्ध पेय देना चाहिए हमें। और दूसरा क्या है ना कि अगर ऐसे पेय दे दिया ना तो व्यापक हो सकते हैं। और हाँ, वो जितेंद्र मिश्रा सर के केस में हुआ तो था सर, एक जो शुरू का पेशेंट नहीं था तो उसने बहुत कम पान किया था और दिखाया तो था कि उसका नहीं हुआ था, बाद में बोला पेशेंट, तो मैं इसीलिए तो बोलती हूँ कि कभी पेशेंट को है तो आप वीडियो कॉल में या तो देखो, या तो सामने जब आप पिला रहे हो तब यकीन करो, क्योंकि आपने बोला कि चलो वर्धमान डोज में 25 या 30 ml से स्टार्ट करके हम स्नेह पान करा रहे हैं, और पेशेंट नहीं पीता है कई बार, उसके अंदर बहुत ज्यादा जाना चाहिए, वो पता चला कई बार 400-500 मैक्सिमम उसकी डोज होती है, मतलब पूरा मिला करके ऑयल या घी, तो ये तो प्रॉब्लम रहेगी। अगर प्रॉपर स्नेहन नहीं हुआ तो आगे कोई भी काम नहीं हो पाएगा। जैसे सर ने जितना बताया था कि दीपन पाचन होना चाहिए, फिर स्नेहपान होना चाहिए, फिर उसके बाद जो दो अन्न काल का बीच में अंतर है वो करके तब कराते हैं स्नेहन शोधन करा करके, तो वैसे होगा तभी रिजल्ट आएंगे, ये तो है सर जी। अगर स्नेहपान नहीं किया और हमें पेशेंट ने कहा कि अब तो हमारा हुआ ही नहीं है हम स्नेहपान, और हमें वमन देने का टाइम आ गया, तो हम क्या करें कि पेया पिला दें थोड़ा सा घी डाल के, और 1 घंटे के बाद फिर वमनोपक द्रव्य और वमन के द्रव्य दे, तब उल्टी किया न तो वो अच्छा रहता है। लेकिन अगर पेया देके तुरंत हमने वमन की दवाई दे दी तो पेट दर्द शुरू होने लगता है, वमन का वेग जो है वो रुकावट वाला आता है, हार्ट में तकलीफ होने लगती है, सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। ये भी एक मेथड है, उसको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, ये मेथड आप लोगों को शायद नहीं मालूम होगा, महाराष्ट्र में इसका प्रयोग हाँ सर, ये चीज तो नई तरीका पता है, मैंने जो भी सेशन अटेंड करे तो हैं, लेकिन अभी जैसे एक होता है कि जब तक खुद प्रैक्टिस नहीं कर लो, उसको कई बार पेशेंट को मतलब आजमा नहीं लो ना, तब तक उतना विश्वास नहीं आता है चीजों पर। अब जैसे जितेंद्र मिश्रा सर अब बस्ती दे करके वमन कराते तो और अच्छे रिजल्ट आते हैं, या मैं ऐसे बोलती हूँ कि अगर आपको बस्ती कराना तो एक दिन पहले एक लग्जेटिव पेशेंट को दे दो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमने बस्ती दी और पेशेंट को तुरंत ही आता है, क्योंकि प्रॉपर उसका मोशन क्लियर ही नहीं हुआ है,
तो बस्ती के केस में जब कभी दे रहे हैं तो पहले मोशन उसका क्लियर होना चाहिए। ये नहीं कि अंदर कॉन्स्टिपेटेड पड़ा हुआ तब आप देंगे तो वो बस्ती तो वापस भी आ जाएगी, कुछ काम भी नहीं कर पाएगी ना। जी जी सर। सही ठीक है बताया। हाँ थैंक यू मैम। डॉक्टर मनीषा मैम, आपका कुछ अनुभव है वमन के पहले बस्ती दे के, कुछ ऐसे अनुभव है तो बताइए मैम। डॉक्टर मनीषा मैम, आप अभी वमन तो करा ही रही होंगी, मैम शायद बिजी हैं। जी सर, प्रणाम सर। बिजी हूँ तो अभी मैं ओपन की हूँ। हाँ हाँ सर, पहले तो जैसे अपना दीपन पाचन के तदुपरांत यदि ऐसा लगता है कि क्रोनिक कोष्ठबद्धता है यदि पेशेंट की, तो हाँ उसे पहले अधोगत शुद्धि तो कराना ही पड़ता है। वमन में फिर कोई ऐसे कार्मुकता नहीं उत्पन्न होती है। तो यदि कोष्ठबद्धता है या आमजन्य शूल है या उसको गृहिणी से संबंधित यदि क्रॉनिक प्रॉब्लम है तो उसके अकॉर्डिंग बस्ती दे करके और फिर इसके बाद इजीली फिर वमन कराते हैं। सद्य वमन कराना हुआ तो या अपन को क्लासिकल कराना हुआ तो इसमें सही रहता है। नहीं तो बाद में ना पेशेंट को प्रॉब्लम आता है सर। जी 1 मिनट, ठीक है, कॉल आ रहा है सर मुझे। ठीक है, आप करिए अटेंड। अब मैं वमनोपग द्रव्य के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। हमारे ग्रंथों में वमनोपग, वमनोपग मतलब जो वमन में हेल्प करता है, सपोर्ट करता जी है, ऐसे द्रव्य, उसके बारे में बहुत ज्यादा विस्तार से बताया गया है। तो वमनोपग द्रव्य में क्या क्या आता है? तो शहद आता है, दूध आता है, गन्ने का रस आता है, इक्षुरस, मासरस आता है, या यष्टि मधु का फांट या क्वाथ आता है, या फिर बहुत सारे हल्दी का पानी रहता है, बहुत सारे द्रव्य हमारे ग्रंथों में बताया गया है। तो हमें वमनोपग द्रव्य जब हम चूज करते हैं तो उसमें भी ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि क्या हुआ कि हमने सर के क्लिनिक में देखा कि एक पित्त प्रकृति वाला पेशेंट था, उसको वमन के लिए वमनोपग द्रव्य दूध का सेवन, आकंठ पान, पूरा कंठ तक उसको पिला दिया गया। तो फिर हमारे ग्रंथों में बोला गया है कि हम जब भी वमनोपग द्रव्य पिलाते हैं, फिर वमन द्रव्य का चाटन कराते हैं, तो 1 मुहूर्त मतलब 45 मिनट तक हमें वेट करना चाहिए। वो पेशेंट को 45 मिनट तक वेट किया गया और बाद में उसको उल्टी ना होके लूज मोशन शुरू हो गया, और उसने स्नेहपान भी नहीं किया था और वमन के पहले पेया भी नहीं पिया था, तो उसको ना लूज मोशन शुरू हो गए दूध से। तो ऐसे बोले ना, दुग्धम च मूत्रम च विरेचनानि, विरेचन शुरू हो गया। इसको वमन का मिथ्या योग बोलते हैं, ये कॉम्प्लिकेशन हो गया। दूसरा क्या है कि दूध में कुछ लोग क्या करते हैं कि दूध में हाफ पानी मिला देते हैं, तो फिर ऐसे जब करते हैं ना तो कोई तकलीफ नहीं होती है। दूसरा क्या है कि कुछ लोगों को दूध पसंद नहीं आता है। अगर हम वमनोपग द्रव्य में दूध चूज कर रहे हैं तो कोई बोलते हैं कि नहीं हम दूध नहीं पियेंगे, उल्टी करने के लिए दूध क्यों पीना है। तो ऐसे में क्या करना है कि हमने चूज किया है कि उसके लिए दूध ठीक है, क्योंकि हम यष्टि मधु उसको नहीं देना है, हमें दूध ही देना है उसको, ऐसा कंडीशन है। तो हाफ लीटर हाफ दूध लेना है, हाफ पानी लेना है, और उस दूध में शुंठी डालना है या इलायची डालना है या चीनी डालना है या बॉर्नविटा डाल के, और फिर उसको पीने के लिए बोलना है। तो वो बॉर्नविटा और चीनी ये सब पी के, और फिर वो अच्छे से पी के उल्टी करेगा तो उसको फायदा हो जाएगा। दूसरा है कि वमनोपग द्रव्य में गन्ने का रस रहता है, तो गन्ने का रस ताजा अगर मिला, सुबह सुबह लेके आए और वो ताजा लिया तो बहुत अच्छा रहता है। लेकिन अगर वो गन्ने का रस एकदम काला हो गया है और बासी हो गया है, तो वह वमन ना करके लूज मोशन कराता है, विरेचन कराने लगता है। और दूसरा क्या है कि ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि वमन के आधे घंटे पहले गन्ने का रस फ्रेश निकलवा के वो पीते हैं। यहाँ पर तो मिल जाता है गन्ने का रस, वो सबसे अच्छा रहता है। और वमन का अयोग नहीं होता है उसमें, क्योंकि ना गन्ने का रस जो रहता है वो अच्छे से वमन कराता है। लेकिन अगर गन्ने का रस थोड़ा पिया गया, गन्ने का रस थोड़ा पिया गया ना, तो अयोग होने के बाद क्या होता है कि गन्ने का रस का स्मेल से डकार आने लगेगा, उसका स्मेल आने लगता है, पेट फूल जाता है, पेट में मरोड़ आने लगते हैं, और फिर लूज मोशन द्रवमल प्रवृत्ति होने लगती है। उसी तरह से आप लोगों को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं, मुझे यष्टि मधु का बताना है। ऐसे भी होता है कि यष्टि मधु का काढ़ा दिया जाता है वमनोपग द्रव्य में, तो बहुत सारे लोग ना जी मिचलाने लगता है, उसको तो पीने का भी मन नहीं करता है। एक तो घी खाए रहता है, स्नेहन शोधन क्या रहता है। तो यष्टि मधु का काढ़ा जो रहता है एकदम काढ़ा मेथड से बनाया गया, 16 गुना पानी और उसका 1/4 करके, तो उसको पीने के बाद पेशेंट बोलता है कि कुछ तो अजीब होने लगता है, मतलब अनइजीनेस फीलिंग होने लगता है।
तो और कुछ लोग क्या करते हैं कि जीएसटी हाँ, मधु का दूध नहीं कितने दिया। रुपए लीटर बताया आपने? 55 रुपए लीटर। हम 1 मार्च तक का दे देते हैं आपको। हाँ, 1 मार्च को 5 लीटर। म्यूट करिए। दूसरा क्या है कि अगर जीएसटी मधु का काढ़ा अगर नहीं दिया तो और ऐसे ही हमने केवल कोई वमनोपक द्रव्य दिया ही नहीं, हमने केवल पानी पिलाया और ये वमन का द्रव्य पिला दिया, तो वमनोपक द्रव्य अगर नहीं दिया ना तो लूज मोशन दिन भर होते रहता है मदन फल का अगर हमने सेवन कराया तो, और जीभ पे ना बहुत ज्यादा टेस्टलेसनेस आ जाता है, इसलिए वमनोपक द्रव्य बहुत जरूरी होता है। दूसरा क्या है कि छोटे बच्चे जो आते हैं उनको हमें कुछ वमनोपक द्रव्य देना है, तो मांसरस का सेवन कर सकते हैं। मांसरस, मटन सूप अगर बच्चों को पसंद है, चिकन सूप, मटन सूप वो दे सकते हैं, खीर दे सकते हैं, बॉर्नविटा का दूध दे सकते हैं, और सद्यो वमन हम तुरंत ही करा सकते हैं। जैसे सर्दी खांसी, वो आरती मैम का बच्चा है ना, उसको जैसे हमें कराना है, बॉर्नविटा वाला 1 गिलास दूध पिला के और थोड़ा सा मदन फल का चाटन खिला दे, अच्छे से उल्टी हो जाए, पूरा एकदम कफ निकल जाए, ऐसा भी सद्यो वमन कराया जाता है। दूसरा है कि मधु के साथ मदन फल चटाया जाता है ना, तो मदन फल का जो टेस्ट है वो नहीं आता है, या उसका स्मेल जो होता है वो नहीं आता है, अगर शहद के साथ दिया जाए। अगर शहद के साथ, और वो भी शहद ज्यादा दिया गया तो फिर ठीक है, अगर कम शहद डाला तो वो बहुत ज्यादा स्मेल आता रहता है। तो अगर माइंड पे चढ़ गया ना कि बहुत स्मेल है मदन फल का, तो फिर वो बहुत ज्यादा एंजाइटी वगैरह कर देता है, इसको ध्यान में रखना चाहिए। और दूसरा क्या है कि कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज्यादा शहद बहुत ही चिपका चिपका है, लो क्वालिटी का है शहद, तो वो पेट में ही चिपक के रहता है, और उल्टी का जो वेग है वो रुकता नहीं है, क्योंकि वो शहद जाके पेट में चिपक गया बच्चों के। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि मधु, मतलब शहद, मदन फल, पिपली और सेंधा नमक साथ में मिक्स करके तब देते हैं, तो वो चिपकता नहीं है आमाशय की कला में, इसको ध्यान में रखना चाहिए। आप लोग का कोई ऐसा अनुभव हुआ है तो बताइए कि मदन फल का व्यापक कुछ हो गया। आरती मैम, आपने कभी दिया है वमन बच्चों को? हेलो, हाँ जी, नमस्कार सर। सर बच्चों में नहीं किया, बड़े लोगों में, सोराइसिस के पेशेंट में काफी वमन वगैरह करवाया मैंने, स्किन के हाँ, पेशेंट्स में, सोरियासिस के पेशेंट में, पीसीओडी में, बट बच्चों को कभी नहीं दिया सर। अच्छा। और अभी आपका बच्चा का आज कैसे है तबीयत? सर आज आगे से काफी बेटर है, उसको जैसे कल डिस्कशन उठा उसके अनुसार मैं उसको सुबह से ही दे रही हूँ, हर 6 आवर पे उसको दे रही हूँ, वो चूरन भी और वो जो 2 टेबलेट्स है उसको दे रही हूँ, मतलब हर 6 आवर पे टेबलेट, दिन में 3 सोचा है मैंने देने को। थोड़ा सुबह में था फीवर अर्ली मॉर्निंग में, बट तब से अभी तक ठीक ही है, भगवान की कृपा है, तो ठीक है सर। थैंक यू सभी लोगों का। हाँ, अभी तबीयत ठीक है ना? हाँ जी सर, अभी ठीक है, वो तब से वो टिक ही नहीं रहा है, तब से खेल ही रहा है सुबह से, ठीक है वो। जी, ठीक है मैम, आपने पूरा अच्छे से अच्छा दवाई दिया तभी तो फायदा हो गया ना। सर बाकी सबने भी और आपने भी स्पेशली बहुत अच्छा गाइड किया सर। आपने क्या क्या दवाई दिया वो तो बता दीजिए, सब लोग लिख लेंगे, सर एक नोट। इसमें त्रिभुवन कीर्ति रस और एक चंद्रामृत रस आपने बताया था, तो चंद्रामृत रस मेरे को यहाँ पे मिला नहीं, तो उसकी वजह मैंने लघु मालिनी वसंत जो खरपर वाली है वो देनी शुरू की, हाफ टेबलेट। और एक योग बनाया था जो कल बात हुई थी, उसमें टंकन मैंने थोड़ी मात्रा और एडिशन कर दिया था, और हाँ, साथ में बाल चतुर्भद्र सिरप के साथ उसको दिया था, क्योंकि उसको लेने में थोड़ा बहुत मुश्किल आ रहा था, क्योंकि त्रिकुटा की वजह से थोड़ा हाँ, सा हनी और बाल चतुर्भद्र मिलाकर सर उसको दिन में 3 बार दे रही हूँ अभी, जी 6 6 आवर। और जी। लगातार जब भी फीवर 100 तक भी पहुंचता है, साथ ही स्पॉन्जिंग शुरू कर देती हूँ, 2 बार उसको नहला दिया दिन में। अच्छा, वो अर्चना मैम ने बताया था ना स्पॉन्जिंग से फायदा होगा। हाँ जी सर। सर स्पॉन्जिंग तो कल भी बहुत ज्यादा की थी, बट वो स्पॉन्जिंग से भी डाउन नहीं आ रहा था, बट फिर भी लगातार मैं करती रही, क्योंकि मेरे को ये था कि मेरे कोई फ्रीजियम या कोई एंटी एपिलेप्टिक कुछ भी नहीं देना है, मैम, तो और वो नहीं ज्यादा बढ़ दिया जाए मैंने। ना तो सिर्फ बकेट में रख देना, हाँ बच्चे को कुछ नहीं हाँ होता है। जी, क्या मैम? बकेट में बिठा देना, वो बच्चे अच्छे से खेलते भी है, अवगाह से बोलते हैं ना हम, ठंडे पानी में बैठा देना उनको, हाँ जी, हाँ बच्चों को जी। तुरंत निकल जाता है, बाकी किसी से भी नहीं कम होगा। आप कुछ भी दे दो, एंटीबायोटिक दे दो, क्रोसिन दे दो, कुछ भी दे दो, सिर्फ इससे फीवर कम हो जाता है, अगर 102 103 है तो 100%। और सर लास्ट टाइम जब हुआ था तो आकांक्षा मैम ने एक बताया था कि उसके ना जो स्पाइन है, स्पाइन वाले रीजन पे बिल्कुल ठंडा वो करना है, तो टॉवल लेके ना, हैंड टॉवल लेके
उसके पूरी स्पाइन पे मैंने नीचे से ऊपर तक उसका मतलब नेक रीजन तक पूरा वो टॉवल रख दिया, और उसके ऊपर ही रखा मैंने रात भर, ताकि वो मतलब वो ब्रेन तक जाए ना, क्योंकि जब भी उसको ऐसा होता है वो ऐसे हो जाता है उसको। कोशिश ही कर रही हूँ सर अभी। और मैम अभी अभी है क्या फीवर उसको? हाँ जी सर। फीवर अभी भी है उनको, बच्चे को? नहीं मैम, अभी कोई फीवर नहीं है, और पूरा मैम 98.4 आ रहा है। फैन चालू रखना है, फैन पूरे चालू रखना है, खिड़कियां पूरी खोल देना है बच्चों को, और कपड़े बिल्कुल नहीं पहनाना है बच्चे को, पूरा मतलब ऐसे खुला रखना है, तो वो भी अच्छा मैम रिजल्ट आपकी मिलता है। आवाज कट रही है, क्या कह रहे हो आप? मैम फैन चालू रखना है बच्चे को, स्पंजिंग और मैम पर यहाँ पे स्वेट। ठंड है थोड़ी ना। हाँ लेकिन फिर अगर ज्यादा फीवर हो ना 101 102। नहीं, उसको वैसे मैंने गर्मियों के कपड़े डाले हैं, यहाँ पर थोड़ी ठंड है हमारे इधर, बट उसको मैंने मतलब कॉटन के कपड़े ही पहनाए हैं, वो वूलन कुछ नहीं पहनाया। पूरा वेंटिलेशन होना चाहिए, खिड़कियां ओपन होनी चाहिए, फैन चल क्योंकि रहना सुबह चाहिए। एक्चुअली उसको स्पॉन्जिंग इतना ज्यादा कर दिया था, सुबह उसको ना जैसे शिवरिंग जैसे होने लगा, ठंड लगने लगा, तो फिर इसलिए मैंने उसको सुबह में उसका जो टी शर्ट था हाफ स्लीव के चेंज करके फुल स्लीव का डाल दिया, क्योंकि वो अपना एकदम से शिवरिंग करने लगा वो। फीवर तो सुबह भी बहुत तेज था, बट फिर इसीलिए मैंने उसको कंप्लीट स्लीव का फुल स्लीव का डाल के फिर उसके बाद भी स्पॉन्जिंग चालू रखा, फिर उसके बाद नहला दिया उसको। मैम खांसी है क्या बच्चे को? खांसी तो बहुत ज्यादा मैम, बलगम बहुत मैम ज्यादा। कफ और ज्वर में ये ठंडा रहता है बच्चों को, ठंड भी लगती है बीच बीच में, तो ऐसा हो रहा भाप है। दिला दीजिए ना थोड़ा सा, ताकि वो निकले, कब पिघले। क्या क्या दिला दूं? भाप 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 दिलाइए ना, खांसी ज्यादा है तो। मैम नहीं तो अभी वो 3 इयर्स का भी नहीं है, भाप मतलब किस कैसे दिलाऊं? नहीं, जैसे कि आप कोई केतली में पानी गर्म कर लीजिए, उसका भाप निकलता रहेगा, आप उसको बोल दीजिएगा, नाक से सूंघती रहेगी। छोटा बेबी है ना वो, तो मैम उसके वो साथ। बहुत आजकल के बच्चे बहुत ज्यादा वो हाँ मैं समझ चंचल रही बच्चे हूँ, हैं, वो 1 मिनट भी समझ रही, टिकते क्योंकि नहीं है, आप मतलब ना कि जब मैम से वो देखिए ठीक है वो 1 मिनट भी टिकता नहीं, पूरे दिन नहीं खेलते नहीं, ही रहते हैं वो। जैसा कि मैं अनुमान लगा रही हूँ ना, किसी से उसे शिवरिंग हुई, ठंडा पानी था, मौसम हमारा चेंज हो रहा है, कफ है ना, खांसी भी हो रही है, तो कहीं अति योग ना हम कर दें। जैसे कि वैसे तो आप अच्छे से देख रहे हो, संभाल रहे हो, आप एक मदर भी हो और एक डॉक्टर भी हो, लेकिन अगर खांसी है तो थोड़ा सा हम लोग स्वेदन का, या नहीं तो हम छाती पे उसके ना वही नमक तेल का मसाज करके, और जब वो तो रोटी कर बना दिया है मैम, वो तो हाँ, कर दिया, बट भाप मेरे तो को जब रोटी उससे ही सुनिए, खुद जब से रोटी डर बना लगता है, लेते, क्योंकि वो भी मैम बहुत सुनिए ज्यादा बात सुनिए, छोटा है, वो जब जब लेता है रोटी ना। सुनिए सुनिए मैम, जब रोटी बना लेते हैं ना, तो तवा हमारा गर्म रहता है, तो उस पे कपड़ा रखिए और उसकी छाती पे और चेस्ट पे वो तो कर दिया था मैम, वो हाँ, तो मैम ऐसे कर धीरे दिया, धीरे बट कर उसको दीजिए। डायरेक्ट वो जो पानी वाला जैसे हम बड़े लोगों को स्टीम देते हैं वो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो अभी नहीं बहुत ज्यादा छोटा है। नहीं, तो अगर मैम अगर कहीं निबुलाइजर वगैरह हो तो वैसे तो मतलब कॉमन तो पेरेंट्स रखते ही हैं। अगर आपके पास नहीं है तो निबुलाइजर वगैरह हो तो थोड़ा सा तो मतलब देना पड़ेगा, क्योंकि अगर इतनी खांसी है और फिर हम चिकित्सा भी कर रहे हैं ठंडी ठंडी ठंडी, तो मैम आप अपने हिसाब से देख लीजिए, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है। तो बीच में आज सर उसको जैसे हर 6 आवर पे मैं इब्यूजेसिक सिरप भी दे रही हूँ, क्योंकि जैसे ही मेरे को मैम लगता है जब 100 से ऊपर हो रहा है तो मैं मैम दे रही जब हूँ। कब निकल जाएगा ना नॉर्मली मैं पूरा, देती नहीं हूँ। कब पूरा निकल जाएगा तभी फीवर अपने आप डाउन हो जाएगा, कब पूरा निकल जाएगा तभी होगा, तो पहले कब की मोशन चिकित्सा मोशन करनी हो रहा पड़ेगी, है मैम कब की। बच्चे को? मोशन तो प्रॉपर हो रहा है, हाँ दिन में तब एक ठीक बार है। अच्छे से मोशन हो रहा है, नॉर्मली भी 1 या 2 बार मोशन होता है, प्रॉपर हो रहा है मोशन तो। पर हाँ तो मोशन में स्मेल बहुत ज्यादा आ रही है अभी पिछले 2 दिन से, जब हाँ से फीवर हाँ हो हाँ, रहा है अभी ना। फीवर वगैरह भी है ना इस वजह से। मैम देखिए, अगर कहीं से हो जाए ना, जैसे कि तो एक बार नेबुलाइज करा के देखिए, थोड़ा सा ना खुलेगा ना गला, तो वो कफ एक्चुअली क्या होता है, जब चेस्ट कंजेशन होता है ना, उसकी वजह से भी फीवर आता ही आता है इस मौसम में। और अभी इस समय मेरे यहाँ बच्चे तो बहुत ज्यादा नेबुलाइज आ गए हैं। किस चीज से कराना है? कुछ नहीं, सिंपल आप पानी ले लीजिए, उसमें अगर आपके पास विक्स वगैरह हो तो वो डाल लो, कुछ भी नहीं है तो तुलसी के पत्ते डाल दो, वो भी नहीं है तो लौंग डाल दीजिए, तो कुछ नहीं है तो अदरक डाल दीजिए, अदरक का रस वगैरह निकाल करके, और कुछ भी ये नहीं है तो कोई नेबुलाइजर तो जरूरत मिल नहीं है। जाते हैं बच्चों के छोटे, क्योंकि हॉस्पिटल में अगर जाते हैं तो सबसे पहले वो नेबुलाइज ही कराते हैं। हाँ, तो हमारा मेन मकसद होता है भाप पहुंचाना। अब हमारे पास नहीं है, अब बच्चा नहीं है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने अपने बेटे को, मेरा बेटा जो छोटा था तो वो बहुत दिक्कत करता था, मैं तो क्या करती थी ना कि वो मशीन लाती थी, इसको वो मुंह नहीं करता, मैं उसका आंख और उसका मुंह दोनों बंद करके और उसको उल्टा करके फिर मशीन पे लगाती थी, कि मतलब उसकी आंख में न जाए, ये न जाए। मतलब मैंने तो बहुत झेला है ये, तो उसके साथ में साल भर तक बहुत झेला है इसी सीजन में। तो मतलब उससे आपको बहुत अच्छा रिलैक्स मिलेगा। ठीक तो है मैम। स्वेदन आप देंगे ना तो वो जल्दी अभी से सर इसका जो वाला ऑयल भी कंजेशन। शुरू किया है मैंने, आज 1 1 बूंद डाला है, उससे भी हाँ उसको काफी इम्प्रूवमेंट है।
हाँ देख मतलब लीजिए कम मैम कम हुआ है, पर उस लेवल का नहीं तो बहुत ज्यादा खांसी थी, उस हाँ, लेवल की थोड़ा नहीं। सा आज भाप एक ले एक लीजिए एक आप, बूंद शुरू भाप किया है। दीजिए मैम, भाप दीजिए। वो केतली कुछ मत करिए, आप अपने हस्बैंड का सपोर्ट लीजिए, केतली में पानी गर्म करिए और उसके दोनों कस के हाथ पांव पकड़ के आप अपनी आंखों से एक आंख बंद करिए, ठीक है, मुंह मतलब आंख बंद करिए ताकि आंखों में भाप न लगे, और उसका मुंह थोड़ा ना चीखेगी चिल्लाएगी, आपको परेशान नहीं होना, चीखेगी चिल्लाएगी तो भाप अंदर ही जाएगी थोड़ा सा। और अगर आप इसे सोफिस्टिकेट तरीके से करना चाहते हो तो आप उसको अच्छे से भाप वाली मशीन आपके पास होगी, अगर नहीं होगी तो वो ब्यूटी पार्लर वाले रखते हैं, वो बेचते भी हैं लोग, उसको आप घर में ला करके आप खुद से उसको यूज कर सकते हो। स्टीमर तो है मैम, पेशेंट्स का तो करते हैं, बट वो उसमें स्टीम बहुत फास्ट होती है, मतलब बच्चे के अनुसार मेरे को बहुत ज्यादा तेज लगती है। नहीं तो आप क्या करो ना, उसको गर्म करो और फिर उसका उसकी वो बंद कर दो, और जैसे ही उसकी भाप कम होने लगे फिर आप दबा सकते हो, या तौलिया ऊपर डाल दीजिए तो वो डायरेक्ट आंच नहीं आएगी। या फिर आप एक काम कर सकते हो, जैसे कि वो पेपर होता है, पेपर का गोल गोल बना लो, जैसे हम बचपन में नहीं आप गोल गोल बना के फूंक फूंक करते थे, उस टाइप से बना करके आप, जैसे कि हाँ वो स्वेदन वो देते हैं ना धूमपान, उस टाइप से बना करके भी आप कर सकते हो। लेकिन ठीक मेरे है हिसाब से तो यहाँ पे ज्यादा जरूरी रहेगा स्वेदन, इसको ना कंजेशन दूर करेंगे ना, जब भी वो रिलैक्स मिलेगा उसको। सर। ये जो आप वमन का बता रहे थे, उसको 1 ग्राम अगर मदन फल चटा दे उसको दूध पिला के, तो वो चलेगा? हाँ, 1 ग्राम या 2 ग्राम खिला के और उल्टी सुबह सुबह करा दीजिए, पूरा कफ निकल जाएगा, बहुत अच्छा रहेगा। सर मैं इसका मैम इसके मैम बारे मैम मैम में आप उल्टी वाली बात अगर कर रहे हो ना, तो आपका मैंने कल का सुना था, वो बच्चा दिन भर लंघन पे था, फिर आपने उसको उल्टी करा दी, तो छोटा बच्चा है तो दिन भर वो वीक रहा, लंघन पे रहा, फिर अचानक से हुई तो वो कब भी निकल गया, इसलिए वो फेंट हो मैंने गई। नहीं उसको उल्टी कराई मैम, उसको खुद उल्टी हो गई थी, उसका हाँ फीवर मतलब वो इतना दूध हाई पी हो गया लिया था, ना उसको उसने। उल्टी हुई और वो अनकॉन्शियस हो गया उसके बाद। हाँ वो मैंने दूध उल्टी पी नहीं लिया, तो कराई। अब आप अगर वमन उसको दोगे तो उसकी हेल्थ को देख करके, और आप उसकी मतलब शक्ति वक्ति देख के ही दीजिएगा, क्योंकि ऐसे तो दूध पीने पे जब वो उल्टी करके फेंट हो जा रही है तो आप इधर मदन फल उसको इंट्रोड्यूस कराओगे ना, हाँ नहीं तो दीजिए मैम, ऐसे नहीं दीजिए, बराबर है वो, बराबर बोल हाँ। रहे हो, क्योंकि ना उल्टी के बाद उसको फ्रेश लगना चाहिए, उसको तो मतलब ये आ गया ना, उसको फेंट हो गया वो, तो इसमें मत दीजिए आप सिर्फ स्नेह कीजिए, संवेदन कीजिए वो पूरा। इतनी वो देर उसमें अति योग वॉमिट हो गया आया ना, और वो उसको लंदन मतलब लंदन से जो कमजोरी हुई फीवर और था फिर उसका 103 से ऊपर चला गया, और उसको सडन ऐसे वॉमिट हुआ। वॉमिट होने के बाद वो अनकॉन्शियस हो गया, और उसके बाद उसको 15-20 मिनट बाद जब वो उसको सपोजिटरी दी गई, उसको इब्यूजे कौन सी दी थी, डिक्लोफेनेक सोडियम शायद था, उसका 12.5 जस्टिन का कोई आता है सपोजिटरी, वो उसको दिया गया। उसके बाद उसका फीवर डाउन हुआ, तो उसके बाद वो होश में आया, मतलब अनकॉन्शियस हो गया था वो। आरती मैम, गुड इवनिंग मैम। मैम जो आप हाँ जी, योग दे रही हैं वो क्या एक बार ग्रुप में शेयर कर सकती हैं? हाँ जी, हाँ जी सर। थैंक यू मैम। आरती ठीक है, मैम, स्टीम ठीक है देने के सर। लिए ना जब बच्चा सो जाता है उस समय भी आप स्टीमर ऑन करके उसके पास रख सकते हैं। उससे ये है कि जितनी भी स्टीम उसके अंदर जा रही होएगी कंफर्टेबली, उसको कवर मत करना, तो वो उससे भी उसका इफेक्ट पर आएगा। क्या जो स्टीमर है उससे फिर फीवर बढ़ेगा नहीं? क्योंकि बहुत मुश्किल से वो नीचे आया, एकदम से 100 से 103 तक पहुंच जाता है, और वो भी सिर्फ 10-15 मिनट के अंदर। क्योंकि कल भी वो जो मैम, किसी और मैम ने भी बताया था कि इस समय ठीक है खांसी अपनी जगह, बट तो वो फीवर वाले कंडीशन को डाउन करना ज्यादा जरूरी है इस समय, क्योंकि फीवर की वजह से सीजर होता है, अदरवाइज सीजर नॉर्मल में नहीं होता। अभी जैसे अपना 1.5 साल कोई सीजर नहीं हुआ, उसके बाद पिछले 8-9 महीने से कोई सीजर नहीं हुआ था। हाँ नहीं, ये चलो फीवर वाला फैक्टर तो है, स्टीमर से थोड़ा बढ़ सकता है। क्योंकि स्टीम से भी तो गर्मी लगेगी उसको। हाँ वो तो है। नहीं मैम, अगर उसको फीवर है ना तो स्टीम नहीं देना, हाँ फीवर में, जी, अगर फीवर नहीं है तो स्टीम देना है। मैं वही सोच रही हूँ, जब वो नॉर्मल हो उससे अच्छा तो जैसे ताप स्वेद भी तो जैसे हम कपड़े से देते हैं, थोड़ा ऐसे भी कपड़े से, जैसे सिंपल जो तवे पे जैसे खाना बनाते हैं कपड़े से उसके चेस्ट पे हल्का हल्का सेक दे दे, वो ज्यादा बेटर नहीं है स्टीम से? अभी बच्चे को फीवर है क्या? अभी नहीं है ना, तो अभी तो आप दे अभी सकते हो। नहीं है, बट फिर भी जब वेग बहुत अवस्था में मुश्किल हो उतरा है, तब नहीं 3 दिन देंगे, के बाद वेग उतरा है अवस्था में हो फीवर। तब नहीं दिखते हैं। अभी मैं यहाँ पे अपने पेशेंटों को दिलाती हूँ, जो मेरे छोटे बच्चे आते हैं तो उनको मैं दिलाती हूँ, जब वेग अवस्था में नहीं होता तो हो जाता है, और दवा चलती रहती है साथ में। तो आपको ही मतलब डायरेक्टली इतना फोर्सफुली थोड़ी ना दोगे, वो भी आप 5 मिनट के लिए दोगे, बिना वेग अवस्था में थोड़ी ना देंगे। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू।
मैम इसमें आपने क्या इन्वेस्टिगेशंस क्या करवाए थे जो इस तरह से उनको आते हैं? सर उधर हॉस्पिटल में डॉक्टर ने कराए थे, सिंपल सारे ब्लड इन्वेस्टिगेशन सारा नॉर्मल था। ओके। और जो न्यूरो वाले थे डॉक्टर, उन्होंने भी बात की थी, तो उन्होंने बोला कि कोई स्कैन या कुछ कराने की जरूरत नहीं होती। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि अंडर 5 इयर्स उनको ऐसा कभी सडन टेम्परेचर राइज से ऐसे हो जाता है, या मतलब अगर धूप से ऐसे एकदम से खेल के आए तो ऐसे करके हो जाता है, कई बच्चों में ऐसे हो जाता है। ओके, थैंक यू मैम। डॉक्टर साहब, आपके बेटे को जब फीवर चढ़ता है या उतरता है तो मतलब इसको वो स्वेटिंग होती है? मैम आवाज नहीं आ रही, क्या कह रहे हो? हाँ जी, हाँ जी, नमस्ते डॉक्टर साहब। मैं ये पूछ रही थी कि मतलब बेटे को फीवर आपके को होता है तो उसमें मतलब स्वेटिंग रहती है उसको? नहीं मैम, नहीं स्वेटिंग नहीं होती। ओके मैम। स्वेटिंग सिर्फ तब होती है जैसे मतलब अगर वो गर्मी में पड़ा हो, जैसे थोड़ी ठंड थी यहाँ पे, तो जैसे उसको गर्म शर्ट डाली थी तो मैंने वो उतार दी, उसके बाद से 3 दिन से अभी मैं सारे कॉटन के कपड़े ही डाल रही हूँ उसको, वो भी हाफ स्लीव का। तो अभी उसको कोई ऐसे स्वेटिंग नहीं होती है। जब पहले गर्म कपड़े डालते थे तब स्वेटिंग होती थी, अभी मैंने उतार ही दिया कि मतलब फीवर राइज ही ना हो, क्योंकि फीवर जब होती है वही प्रॉब्लम होती है हमें। अदरवाइज खांसी तो ये है कि कोई थोड़ी बहुत मेडिसिन देके 2 दिन में, नहीं तो 4-5 दिन में नॉर्मल हो जाता है। ओके, और खाता पीता वो ठीक है, उसको भूख लगती है? हाँ हाँ ठीक। ठीक है, तो अभी हम सेशन बंद करते हैं। हम 8:15 पे फिर मिलेंगे, फिर हम लोग और डिस्कस करेंगे। हम मंदाकिनी मैम का वो जो प्रथमन नस्य वाला केस है वो सुनेंगे। ठीक है, तो अभी मैं ये सेशन बंद करता हूँ। 8:15 पे मिलते हैं। थैंक यू, प्रणाम।